वो जिसकी परमिशन के बिना कोई नेता भी डिसीजन नहीं ले पाता था, वो जिसके नाम से बड़ा गुंडा भी घबराता था, आखिर क्यों वो हीरो सबसे अपनी असली पहचान छुपाता रहा? पॉकेट एफएम की इस कहानी में रोमांस भी है, ड्रामा भी है और जी हाँ, एक्शन भी है। तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर बने रहिए हमारे साथ। अथर, ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज हेल्प मी। एक पति छुपा रहा था अपनी पत्नी से अपनी खौफनाक पहचान, मगर क्या हुआ जब उस पहचान की वजह से मुश्किल में फंस गई उसकी जान से प्यारी पत्नी की जान। एक छुपा रुस्तम हीरो और उसकी मासूम पत्नी की कहानी आज सुनिए पॉकेट एफएम की जुबानी। सर, कैबिनेट के सभी मंत्री आ चुके, हमें पार्टी मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। हाँ सीएम साहब, अब देर किस बात की, इस मीटिंग का एजेंडा डिस्कस कर ही लिया जाए। मुख्यमंत्री निवास में हो रही थी एक बहुत बड़ी मीटिंग। सभी नेता आ चुके थे, मगर सीएम साहब ने अब तक मीटिंग शुरू नहीं की थी। उनकी शक्ल से लग रहा था जैसे उन्हें किसी का बेसब्री से इंतजार हो। बेचैन हो रहे नेताओं में से एक नेता ने आखिर सीएम साहब से पूछ ही लिया, सीएम साहब, आप किसका वेट कर रहे हैं? तभी ये गाड़ी मुख्यमंत्री निवास के गेट पे आके रुकी। वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने जैसे ही ड्राइवर को देखा, दरवाजा मानो अपने आप ही खुल गया। सीएम साहब ने अपनी घड़ी देखी और फिर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोले, बस 5 मिनट और, बॉस आते ही होंगे। सीएम साहब के मुंह से किसी और के लिए बॉस शब्द सुनकर वो सभी नेता आपस में खुसुर फुसुर करने लगे कि तभी दरवाजे से फटे जूते पहने 2 कदम अंदर आए। सभी नेताओं की नजर उन फटे जूतों से होती हुई फटी पुरानी जीन्स और एक मैली शर्ट पहने हुए एक आम से नजर आने वाले आदमी पर गई, जिसने मीटिंग रूम में आते साथ सीएम साहब से कहा, सॉरी, ट्रैफिक में फंस गया था। उस आदमी को देखकर सीएम साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और सीएम साहब को देख बाकी नेता भी अदब से खड़े हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, ये है मिस्टर अथर्व सिंघानिया उर्फ किंग, मेरे बॉस। और मैं इन्हें अपना बॉस क्यों मानता हूँ वो आप सबको आज की मीटिंग के बाद पता चल ही जाएगा। पर मीटिंग शुरू होने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको इस मीटिंग में जो भी बताने वाला हूँ, उसकी भनक इस कमरे के बाहर एक परिंदे को भी नहीं लगनी चाहिए। गॉट इट? अथर्व की बात सुनकर सभी मंत्रियों ने हामी भरी और फिर शुरू हुई 15 मिनट की वो मीटिंग, जिसने उस कमरे में मौजूद हर नेता को सोचने पर मजबूर कर दिया। मगर इस सीक्रेट मीटिंग से अनजान सीएम हाउस के बाहर मर्सिडीज कार में बैठे विजय अग्रवाल और उनकी पत्नी मनीषा अग्रवाल बेचैन हुए जा रहे थे। 15 मिनट बोल के गया था, 20 मिनट हो गए। हाँ। अरे कहाँ मर गया ये हमारा लूजर दामाद अथर्व? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि फटे कपड़े और गरीबों सी शक्ल होने के बाद भी इसे सीएम हाउस में एंट्री कैसे मिल गई? जी हाँ, सही समझा आपने। विजय और मनीषा उसी अथर्व के बारे में ये बातें कर रहे हैं जिस अथर्व को सीएम साहब भी अपना बॉस मानते हैं। पर अगर अथर्व वाकई इतनी बड़ी हस्ती है तो फिर उसे उसके सास ससुर हल्के में क्यों लेते हैं? पता चल जाएगा। पहले जरा हम अथर्व की पत्नी नैना से तो मिल लें, जो उस वक्त सीएम हाउस के दरवाजे पर नजर टिकाए अपने पति के बाहर आने का वेट कर रही थी। कहाँ चला गया ये अथर्व? फोन भी स्विच ऑफ करके बैठा है। इतने में नैना को सीएम हाउस के दरवाजे से बाहर आता अथर्व दिखाई दिया और अथर्व के कार में पहुंचकर ड्राइवर सीट पर बैठते ही मनीषा और विजय उस पर टूट पड़े। कहाँ रह गया था तू? पूरे सीएम हाउस में झाड़ू कटका लगा रहा था क्या? अरे, या फिर यहाँ भी गाड़ियाँ साफ करने की नौकरी मांगने गया था तू? अरे शांत हो जाइए पापा जी और मम्मी जी, आप भी थोड़ा रिलैक्स कीजिए। यहाँ सीएम साहब के यहाँ मैं नहीं, मेरे चाचा जी नौकरी करते हैं। वो सीएम साहब के बाग के माली हैं। मैं उनसे ही मिलने गया था। अरे तुम माली काका की भतीजे, अब चुपचाप गाड़ी चालू कर, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। अथर्व ने गाड़ी चालू की और वो लोग वहाँ से निकल गए, मगर अथर्व इस बात से अनजान था कि लाल रंग की एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। जहाँ स्टीयरिंग व्हील थामे अथर्व का ध्यान सड़क पर था, वहीं उसके पीछे बैठी उसकी पत्नी नैना मन ही मन अथर्व के बारे में ही सोच रही थी। हे भगवान, आपने मेरे पति को इतना भोंदू क्यों बनाया है? इस आदमी को मेरी तो क्या, अपनी खुद की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। हाँ, सारा दिन मेरे माँ बाप से खरी खोटी सुनता रहता है, मगर इसके काम में जूं तक नहीं रेंगती। ये नहीं कि कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर इज्जत की रोटी कमा ले। इसे तो बस ससुराल में मुफ्तखोर दामाद बनकर रहना ही अच्छा लगता है। जहाँ नैना ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी, वहीं अब अथर्व ने गाड़ी एक ऐसे मोड़ पर घुमा दी थी कि जिसे देख मनीषा और विजय एक साथ ही चिल्ला उठे।
अरे ये क्या हुआ? ये किस मोड़ पर गाड़ी डाल दी तूने? अनाड़ी ड्राइवर, तुझे इतना भी नहीं पता कि इस मोड़ पर आए दिन लूटपाट होती रहती है। शॉर्टकट के चक्कर में हमारी जान जोखिम में डाल दी तूने। अरे मम्मी जी, पापा जी, डोंट वरी। जब तक आप मेरे साथ हैं, टेंशन के बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अथर्व का इतना कहना ही था कि तभी कुछ बाइकर्स ने कार के ठीक सामने अपनी बाइक लगा दी। मरवा दिया ना? मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। अरे 50 लाख का नेकलेस पहना है मैंने। और मेरी घड़ी भी 25 लाख की है। पैसा छोड़ो अथर्व, इन गुंडों ने अगर हमें मार डाला तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? हाँ, वो सभी बाइकर्स अपनी बाइक के एक्सीलेटर को रेस देते हुए अथर्व को ही घूरने लगे। अथर्व ने हैंड ब्रेक ऊपर उठाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो उन गुंडों की तरफ बढ़ने लगा। अथर्व, तुम पागल हो गए हो? वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे हीरो बनने के चक्कर में आज तू हम सब की बलि चढ़वा के ही मानेगा। अब अथर्व को नैना और मनीषा की आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। उसे तो बस अपने सामने खड़े उन बाइकर्स की शक्लें दिख रही थी और दिख रहे थे उन सब के हाथों में चमचमाती हुई रामपुरी छुरियां। मगर अथर्व बिना डरे उन गुंडों के ठीक सामने जा खड़ा हुआ और ये देख उनमें से एक गुंडे ने अथर्व को आंखें दिखाते हुए कहा, किस माई का लाल है बे तू, जो हम सबके सामने खड़ा हो रहा है? चल अब साइड को हट ले। हम लोग तेरी कार और उसमें बैठे तेरे परिवार को लूटने आए हैं। उस गुंडे को लगा था कि उसकी धमकी सुनकर अथर्व घबरा जाएगा, मगर अथर्व ने जो उससे कहा उसे सुनकर तो उसका माथा ही घूम गया। वीरू का लड़का है ना तू? क्या बोला तूने? तू मेरे बाप का नाम कैसे जानता है? क्योंकि मैं तेरे बाप का बाप हूँ साले, और मेरा नाम है किंग। किंग। अथर्व के मुंह से ये नाम सुनकर अपनी बाइक को घुमाकर वो सब वहाँ से भीगी बिल्लियों की तरफ भाग गए। मगर इन्हें भगाकर जैसे ही अथर्व कार में वापस आया, उसकी सांस उसी पर बरसने लगी। क्यों रे? ऐसा क्या कह दिया तूने उन लड़कों से जो वो लुटेरे हमें लूटे बिना ही भाग लिए? अरे सासू माँ, मैं क्या बताऊँ आपको, इस देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि ये बच्चे एक एक बोतल बियर पीने के लिए भी लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। मैंने बस उन सबको बियर पीने के लिए 5000 दिए, सब बेचारे मुझे दुआ देकर चलते बने। अरे पर तू ये बता कि तेरे जैसे फटी जेब के वारिस के पास 5000 आए कहाँ से? अरे पापा जी, आप भूल गए, कल ही आपने मुझे कार की सर्विसिंग करवाने के लिए कुछ पैसे दिए थे। ये 5000 उसी पैसे में बच गए। अच्छा बेटा, पहले जरा मैं आज की पार्टी में दम भर के दारू पी लूं, फिर तुझसे वो 5000 भी वसूल लूंगा। पापा, आप जो बोलते हैं वो आपको खुद सुनाई देता भी है कि नहीं? हाँ? एक तो अथर्व ने हमारी जान बचाई और आप 5000 जैसी छोटी सी रकम के लिए उस पर ही बरस रहे हैं। शर्म आती है मुझे आपके चिंदीपने पर। नैना को खुद का बचाव करता देख अथर्व का दिल गदगद हो उठा। चाहे उसके ससुराल वाले उससे कैसे भी बर्ताव करते हो, मगर अथर्व के लिए जो मायने रखता था वो था नैना का बर्ताव। तो सुनसान सड़क से निकलती हुई वो कार आगे पार्टी डेस्टिनेशन वाले होटल की तरफ बढ़ ही रही थी, तो वही उस कार का पीछा कर रही थी वो लाल कार जो बहुत देर से अथर्व का पीछा कर रही थी। फाइनली हम पार्टी में पहुंच गए। ए अथर्व, गाड़ी से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। यही ड्राइवर की तरह बैठकर गाड़ी की निगरानी करना, समझा? इस तरह से अथर्व को फटकार लगाकर मनीषा और विजय होटल के अंदर चल पड़े। वहीं नैना उदास नजरों से अथर्व को देखकर सर झुकाए अपने माँ बाप के पीछे हो ली। इतने में एक वेट्रेस हाथों में महंगी वाइन लिए गाड़ी में बैठे अथर्व के पास आई और उसे वाइन सर्व करते हुए बोली, आज की शाम का खास जाम हमारे खास मेहमान के लिए। बहन जी, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं इस पार्टी का मेहमान नहीं, मैं तो इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ। सर, हमारे मालिक को अच्छे से पता है कि आप कौन हैं, इसलिए उन्होंने आपके लिए इस ड्रिंक के साथ एक मैसेज भी भेजा है। मैसेज? कैसा मैसेज? और फिर उस वेट्रेस ने अथर्व के हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा थमा दिया, जिसमें लिखे मैसेज को पढ़ते हुए अथर्व की आंखें बड़ी होने लगी। किंग, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अभी के अभी मुझसे आकर बेसमेंट में मिलो, वरना इस पार्टी से तुम्हारी पत्नी नहीं, उसकी लाश वापस जाएगी। तुम्हारा पुराना दुश्मन। उस मैसेज को पढ़ते ही अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो नैना से तहे दिल से मोहब्बत करता था और वो ये नहीं चाहता था उसका कोई पुराना दुश्मन उसकी प्यारी पत्नी को नुकसान पहुंचाए। वो गुस्से में कार से बाहर निकला, मगर जैसे ही वो होटल के बेसमेंट में पहुंचा, उसे सुनाई दी नैना की चीख। इसे सुनकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे नैना दिखाई दी, एक ऐसे आदमी के साथ जिसे देखकर अथर्व पूरी तरह से चौंक गया। आओ किंग आओ,
मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको जानना होगा अथर्व की जिंदगी के उस चैप्टर के बारे में जिसके पन्ने छिपे थे उसके भयानक अतीत में। वो अतीत जिसमें भयानक खून खराबा था, वो अतीत जिसमें बेशुमार खतरों के खेल थे। तो सुनिए आगे की कहानी। वो किंग है, किंग, सबका बाप। अरे उसके नाम का डंका देश विदेश में बज रहा है। वो वन मैन आर्मी है, उसकी चुटकी के इशारे पर बड़ी बड़ी सल्तनत कांप जाए, ऐसा सलसला है वो सलसला। लेकिन 150 फाइटर से अकेला लड़ने आ गया ये, कैसे करेगा ये अकेला सबका सामना? इसे सबने समझा बेकार। उसने अकेले किया 150 फाइटर पर वार। किंग होते हुए भी जिसने छुपाई थी अपनी पहचान, क्या खुल जाएगा उसका सालों पुराना राज? जानिए शुरू से ये कहानी हमारे साथ। घायल हूँ, इसीलिए तो घातक हूँ। हाँ, ये है कौन? इसे देखते ही बड़े बड़े बॉक्सर और फाइटर्स फीकी बिल्ली क्यों बन गए? यूँ बड़े बड़े खली और बाहुबली तक इसे सर झुकाकर रास्ता दे रहे हैं। अबे तू इसे नहीं जानता? स्ट्रीट फाइटिंग की दुनिया का किंग, यहाँ का बादशाह है ये। लेकिन 3 साल से आखिर कहाँ गायब था? ये जरूर अपने साथ एक तूफान लेकर लौटा है। जिसे ससुराल ने समझा गरीब और बेकार, उसने पत्नी को बचाने के लिए एक साथ 150 फाइटर्स पर किया वार। किंग होते हुए भी जिसने छुपाई थी अपनी पहचान, क्या खुल जाएगा उसका सालों पुराना राज? जानिए शुरू से ये कहानी हमारे साथ। मेरी बीवी की तरफ आंख भी उठाई ना तो जमीन के 10 फीट अंदर गाड़ दूंगा तुझे सिन्हा। अगर अपनी बीवी को बचाना है तो कल शाम 7 बजे पहुंच जाना। तुझे मेरे 150 फाइटर से लड़ना होगा। जब पत्नी पर किया गुंडों ने वार, एक बार फिर उसने उठाया हथियार। जो प्यार के लिए छुपा कर रखता था अपनी पहचान, वो किंग हुआ 150 फाइटर से लड़ने को तैयार। सुनिए शुरू से ये दिमाग को हिला देने वाली कहानी हमारे साथ। गड्ढा छोटा है चाचा, इसे बड़ा करो। आज कम से कम 500 लोगों को कब्र में पहुंचाने का मूड है मेरा। अथर्व को स्ट्रीट फाइटिंग की दुनिया का किंग कहा जाता है, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को केवल हराता नहीं था बल्कि उन्हें मारकर दफनाता भी था। किंग, बड़ा गड्ढा खोदने में समय लगेगा, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। सिन्हा साहब, 500 की जगह एक बार में 50 लोग ही भेजना। क्या हुआ किंग, डर गए क्या? डरा नहीं सिन्हा साहब, वो क्या है ना कि ये कब्र खोदने वाला 500 लोगों की कब्र एक बार में नहीं खोद पाएगा। तो मैंने सोचा इस बार 50-50 के लॉट में आपके इन लड़कों को नर्क का दरवाजा दिखाता हूँ। जहाँ अथर्व को स्ट्रीट फाइटिंग की दुनिया का किंग कहा जाता था, वहीं उसके ससुराल में उसे सब नाकारा, निकम्मा, नौकर समझते थे। पर वो ये सब कुछ सहता था अपने प्यार की वजह से। आज भी वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए इतने सारे लोगों से अकेले लड़ने को तैयार था। पर क्या वो इतने सारे लोगों को एक साथ हरा पाएगा? क्या होगा जब ससुराल वालों को उसकी असलियत का पता चलेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनिए आगे की कहानी। क्या बॉडी है आपकी जीजू, एकदम फौलाद है फौलाद। अबे ओ फौलाद की औलाद, कितनी बार कहा है युग तुझे कि इस अथर्व से दूर रहा कर। इसकी संगत में रहा ना तो झाड़ू पोछा लगाता रह जाएगा बस। अपनी माँ की बातें सुनकर युग मुंह बनाते हुए वहाँ से चला गया। दरअसल अथर्व अग्रवाल खानदान का जमाई था, लेकिन कोई दामाद जब घर जमाई हो और गरीब भी हो तो ससुराल वालों से 36 का आंकड़ा होना तो तय ही है। अथर्व को तो सबके ऐसे ही ताने सुनने की आदत है। वहीं उसकी बीवी नैना उसे देखती तक नहीं थी। 3 साल से एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों पति पत्नी अजनबियों की तरह रहते हैं। तभी उसकी पत्नी नैना बहुत टेंशन में और कांपते हुए जल्दबाजी में अपने कमरे की तरफ जाती है और उसे देख अथर्व से रहा नहीं जाता। नैना, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। उसी वक्त नैना के फोन पर किसी का फोन आता है, जिसे देख नैना के हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में जैसे डर छा जाता है। वो फोन उठाकर कान से लगाकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अथर्व उसके पीछे जाता है कि तभी उसकी सास मनीषा पीछे से बोली, वे तू मेरी बेटी की दुम है क्या जो उसके पीछे पीछे चल पड़ा? गाड़ी साफ कर, तेरे ससुर को ऑफिस के लिए निकलना है। ये डायन कब निकलेगी इस दुनिया से? इसे तो यमराज भी अपने पास बुलाने से डरता होगा। मुंह मत चला, जोर से बोल, क्या बोल रहा है? माँ जी, आपका कहा पत्थर की लकीर है, सफाया कर दूंगा उस मर्सिडीज का। है? क्या बोला? मेरा मतलब गाड़ी चमका दूंगा माँ जी, डोंट वरी। उसे डेंजर लुक देकर मनीषा वहाँ से चली गई। तभी अथर्व ने किसी को कॉल किया। इस वक्त उसका रुबाब भी बदला हुआ था। पता करो नैना के साथ क्या हुआ है। आज सुबह वो कहाँ गई थी, किससे मिली थी और हुआ क्या था? सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे जल्दी। काम हो जाएगा किंग। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन नैना अपने कमरे से उतरकर नीचे नहीं आई, न उसने खाना खाया। वो खाना लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा
तो अथर्व को नैना और उसके पेरेंट्स की आवाज सुनाई दी। ये क्या किया तुमने, जानती भी हो? तुम्हारा ये कदम हमें मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है, बर्बाद कर सकता है हमें। बर्बाद तो हम हो चुके हैं माँ। अथर्व को समझ पाता ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। साइड में जाकर जब उसने फोन उठाया तो उसे एक ऐसी बात पता चली कि उसके होश उड़ गए। बॉस, नैना मैम ने आज सुबह अंडरवर्ल्ड माफिया मिस्टर सिन्हा के बेटे को थप्पड़ मार दिया। व्हाट? यस बॉस, मयंक सिन्हा अग्रवाल कंपनी के कुछ बिल्डिंग्स अंडरटेक करना चाहता था। उसने नैना मैम को धमकी दी और उसकी पहचान जाने बिना उन्होंने उस पर हाथ उठा दिया। ये सुनकर अथर्व एक पल वहां नहीं रुका और मेंशन से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर रोड पर पहुंचते ही उसके सामने ब्रांड न्यू आलीशान गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी पुरानी बिल्डिंग की तरफ ले चलो राजवीर। गाड़ी आगे बढ़ी और कुछ देर में ही वो लोग एक ऐसे एरिया में थे जहां कई सारी पुरानी बिल्डिंगें थी। बाहर से सुनसान खाली लगने वाला वो इलाका अंदर से खतरनाक माफिया और अंडरग्राउंड फाइटर से भरा हुआ था। अथर्व को वहां देखकर हर कोई सुन्न पड़ गया और सबने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। कुछ लोग जो रिंग में फाइटिंग मैच खेल रहे थे बात करने लगे। ये कौन है भाई? इसे देखकर सब रास्ता क्यों दे रहे हैं? अबे बच्चा है क्या? किंग को नहीं जानता? स्ट्रीट फाइटिंग चैंपियन है किंग। बस पिछले 3 साल से उसने कोई मैच नहीं लड़ा। क्यों? 3 साल पहले क्या हुआ था और अब अचानक ये यहाँ क्यों आया है? किंग आया है तो अपने साथ तूफान जरूर लेकर आया होगा, पता चल जाएगा। अथर्व सबको नजरअंदाज करके अपने आदमी राजवीर के साथ उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा जहां अंडरवर्ल्ड के खूंखार माफिया बड़े बड़े सौदे किया करते थे। अथर्व सीधा सबसे बड़ी चेयर पर बैठे शख्स अनुभव सिन्हा से बोला, अपने बेटे को बोल देना मेरी पत्नी नैना से दूर रहे। अगर उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो तेरे बेटे की लाश तेरे घर पे भेज दूंगा, याद रखना। मयंक एक कमरे से बाहर आकर अथर्व को घूरते हुए बोला, उसने थप्पड़ मारा है मुझे। तेरी पत्नी को उसकी औकात याद दिलाऊंगा मैं। गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसके ऐसा करते ही वहां मौजूद लगभग 500 लोगों ने अथर्व की तरफ गन तान दी, लेकिन अथर्व के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। यहीं मार के काट दूंगा। पहले किंग हथियार हाथ में लेकर घूमता था और अब जेब में लेकर घूमता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्तेमाल करना भूल गया हूँ मैं। अथर्व ने लाल आंखों से घूरते हुए मयंक से कहा। मयंक की तो जान निकल गई। वो अपने पापा की तरफ देखने लगा। मिस्टर सिन्हा बोले, वेलकम किंग, तुम्हारा इंतजार था मुझे। पावर, पोजीशन, पैसा, ताकत, ये सब छोड़ दिया तुमने। किसके लिए? बीवी के लिए? उसका नाम किसी के मुंह से बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे अरे, इतना प्यार? सोच, तुझे अपनी बीवी से इतना प्यार, मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाले के हाथ काट देना चाहता हूँ। ये सुनते ही अथर्व ने फुर्ती से अपने स्लीव्स में छिपे हुए हथियार को निकालकर सिन्हा के गर्दन पर रख दिया और उस पर गन ताने खड़े सभी लोगों ने गन लोड कर दी। चलाओ गोली, लेकिन एक भी गोली मुझ तक पहुंचने से पहले तुम्हारे बॉस का सर मेरे पैरों पर पड़ा होगा। फुटबॉल खेलना उसके साथ, फुटबॉल। कसम पैदा करने वाले की। हथियार नीचे करो सब। और किंग, इतना तो तुम अच्छे से जानते ही होगे कि जब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में 2 लोगों में दुश्मनी होती है तो फैसला फाइनल फाइट से होता है। ऐसा है तो कर लेते हैं फैसला। डेड मैच होगा। 2 लोगों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। गड्ढा खोद लेना अरीना के पास। जो हारेगा उसकी लाश उसी गड्ढे में दफनाई जाएगी। तो खुद को 30 बार खान मत समझ। तू जानता नहीं है पिछले 3 सालों में कितने बड़े बड़े फाइटर्स इस दुनिया का हिस्सा बने हैं जो तुझे एक चुटकी में राख कर सकते हैं। आज शाम 7 बजे बुला लेना जिसको बुलाना है और जितनों को बुलाना है। इतना कहकर अथर्व वहां से चला गया। 3 साल पहले उसने इस दुनिया से अचानक गायब होने का फैसला किया था, जब एक दिन अचानक हालात ऐसे बने थे कि उसे अपनी पहचान छुपाकर नैना का पति और अग्रवाल खानदान का दामाद बनना पड़ा था। लेकिन हर शाम वो स्ट्रीट फाइटिंग की प्रैक्टिस किया करता। जब वो घर पहुंचा तो उसके पहुंचते ही मनीषा भड़क उठी। आ गया? तेरी तो अच्छे से क्लास लेती, लेकिन अभी नहीं। अभी हम सब दुबई जा रहे हैं और तू यहीं रहेगा। नैना भी आपके साथ जा रही है? तो क्या तेरे पास छोड़कर जाए उसे, ताकि तेरी मनहूस शक्ल देख देख कर मर जाए मेरी बेटी? अथर्व ने इस बात का जवाब नहीं दिया। वो समझ चुका था कि इस सिचुएशन से बचने के लिए वो सभी लोग कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहे थे और वो ये भी अच्छे से जानता था कि अंडरवर्ल्ड के उन लोगों से बचना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं यहीं रहता हूँ। घर के सभी लोग जाने लगे और नैना भी निकलने लगी। नैना ने एक बार अथर्व की तरफ देखा और दूसरे ही पल नजर हटा ली। आखिर रिश्ता क्या था उन दोनों का? आज तक कभी 5 मिनट उन्होंने ठीक से बात नहीं की थी। फिर भी अथर्व ने नैना से कहा, ख्याल रखना अपना और चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अथर्व,
तुम चलो नैना, इसके साथ क्या टाइम पास कर रही हो? निकलो जल्द। मनीषा नैना को खींचते हुए वहाँ से ले गई। नैना गाड़ी में ही थी और रह रहकर उसे अथर्व की चिंता सता रही थी। वो लोग अथर्व को अकेला छोड़ आए थे, वो भी ऐसे खतरे के माहौल में। माँ, अगर हम अथर्व को भी साथ ले चलते तो क्या हो जाता? अगर वो खतरनाक लोग घर पर आ गए तो वो बेचारा क्या करेगा? नैना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, शुक्र मानो। इतना सब होने के बावजूद हम तेरा साथ दे रहे हैं। कोई और परिवार होता ना तो अपना पल्ला झाड़ लेता। माँ, उसकी जान खतरे में है, मेरा पति है वो। उसे ऐसे छोड़कर जाते हुए मेरा मन नहीं मानता। गाड़ी रोको पापा। नैना, पागल मत बनो। अरे अगर उसे कुछ हो गया तो अच्छा ही है ना, तुम्हारा पीछा छूटेगा उससे। याद करो कि ये शादी तुम्हारे मनमर्जी की नहीं थी। पापा, गाड़ी रोको, मुझे जाना है अथर्व के पास। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। आज तक उसने मेरा साथ दिया है, अब मेरी बारी है। नैना के पिता विजय अग्रवाल ने गुस्से से गाड़ी रोक दी। नैना गाड़ी से बाहर निकलने लगी तो वो बोले, हम लोग जा रहे हैं। तुम्हारी वजह से हम लोग अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं नैना। नैना गाड़ी से बाहर निकली और तुरंत ऑटो पकड़ लिया। वो घर की तरफ पहुंची ही थी कि तभी उसने अथर्व को एक बड़ी सी गाड़ी में बैठते हुए देखा और वो डर गई। ये गाड़ी कहीं अंडरवर्ल्ड के लोगों की तो नहीं? ये अथर्व को लेकर क्यों जा रहे हैं? मेरे बारे में पूछताछ कर रहे होंगे। मुझे जाना होगा। भैया, उस गाड़ी का पीछा कीजिए। नैना उस गाड़ी का पीछा करने लगी। कुछ दूरी पर आकर अथर्व की गाड़ी वहाँ से गायब हो गई और नैना बीच रोड पर ही रह गई। वहीं इधर अथर्व जब फाइटिंग एरिया में पहुंचा तो बड़े बड़े तगड़े फाइटर्स ऐसे लाइन में खड़े थे जैसे उसके खून के प्यासे हो। वेलकम किंग। दुनिया भर के खतरनाक फाइटर्स जिनका नाम सुनते ही लोग घबराते हैं, तुमसे फाइट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। देखते हैं किसमें कितना दम है। अथर्व बिना डरे साइड में देखते हुए बोला, गड्ढा छोटा है, इतने सारे लोग दफन नहीं हो पाएंगे, थोड़ा गहरा खोदो। गड्ढा खोदने वाला आदमी जो पिछले 15 साल से न जाने कितनी ऐसी डेड फाइट्स देख चुका था, मुस्कुराते हुए बोला, किंग, बड़ा गड्ढा खोदने में और समय लगेगा। आपको मुझे थोड़ा और वक्त देना होगा। सिन्हा साहब, 500 की जगह एक बार में 50 लोग ही भेजना। क्या हुआ किंग, डर लग रहा है क्या? 3 साल बाद मैदान में उतर रहे हो ना, समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो बिना लड़े भी हार मान सकते हो। डर नहीं लग रहा सिन्हा साहब, वो क्या है ना कि ये कब्र खोदने वाला 500 लोगों की कब्र एक बार में नहीं खोद पाएगा, तो मैंने सोचा इसकी भी सुन लेते हैं। इस बार 50-50 के लॉट में आपके बंदों को नर्क का दरवाजा दिखाता हूँ। बेवकूफ लोग, अपनी मौत को ऐसे दावत कौन देता है? किंग इज बैक। बस फिर शुरू हुई अंडरवर्ल्ड की दुनिया की सबसे क्रूअल और भयंकर फाइट। कुछ ही देर में अथर्व का चेहरा, बॉडी सब खून से भरा हुआ था, लेकिन वो खून उसका नहीं, उन फाइटर्स का था जो कुछ वक्त पहले जिंदा थे, लेकिन अभी भी उससे लड़ने वालों की लाइन लंबी थी। और फिर अथर्व के सामने आया एक ऐसा फाइटर जिसके नाम का डंका पूरे एरिया में बज रहा था। खत्म कर दो इसे, रुका। किंग का नाम अंडरवर्ल्ड और स्ट्रीट फाइटिंग की दुनिया से गायब हो जाना चाहिए। ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। तू बस अपने फाइटर्स की लाशें गिनता जा सिन्हा। और फिर शुरू हुई लूका और किंग के बीच डेथ फाइट। लेकिन जब किंग को गुस्सा आता है तो दूर कहीं ज्वालामुखी फटता है। अथर्व लूका का खात्मा करने ही वाला था, तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, जिसे सुनते ही उसके हाथ अपने आप उठ गए। उसने पलट कर देखा तो वो आवाज थी नैना की। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ मुझे, बचाओ। नैना को उन लोगों के चंगुल में देख अथर्व चीखा, हिम्मत है तो मर्द की तरह सामना कर, मेरी बीवी को छोड़ दे सिन्हा। छोड़ दूंगा, बस तू चुपचाप मार खाता रहे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर अथर्व ने अपने हाथ पीछे कर लिए और लूका ने उसे बुरी तरह मारना शुरू किया। अथर्व नैना के लिए चुपचाप मार खाता रहा और लूका ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। अथर्व बेजान सा नीचे गिर पड़ा और सिन्हा हंसते हुए, कर दो उसकी पत्नी को मयंक के हवाले, जिसे इसने थप्पड़ मारा था, और सारे 150 फाइटर्स इसके मांस का एक एक टुकड़ा नोच कर अलग कर दो। टूट पड़ो उस पर एक साथ। क्या अब सब मिलकर मार के गाड़ देंगे अथर्व को उस गड्ढे में? क्या करेगा नैना के साथ मयंक? क्या आगे कोई चमत्कार होगा? आखिर कौन है अथर्व? आखिर क्यों उसने आज तक छुपाई थी अपनी असली सच्चाई? क्या होगा उनके रिश्ते का अंजाम?
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।